हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो होगा वो उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम पे जो है बेस्ड होगा। तो आज आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन डिफरेंस क्या है। ये जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो आपका टॉप डाउन अप्रोच है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपका बॉटम अप अप्रोच है। याद रखना है कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच है कौन सा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये पूछता है क्वेश्चन, है ना। ये जो प्रोसीजरल होता है क्या होता है, बेस्ड ऑन फंक्शन प्रोसीजर और सब रूटीन पे बेस्ड होता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड ऑन किस पे, वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होता है विद कंटेंट डेटा एंड मेथड्स। इसमें मेथड्स होता है, इसमें फंक्शन नहीं होता, इसमें मेथड्स होता है ना। उसके बाद कॉम्प्लेक्स टू, इसमें प्रोसीजरल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट लार्ज प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में जो है उसमें जो है कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ईजिली जो है इम्प्लीमेंट कर देता है लार्ज प्रोजेक्ट को, है ना, क्योंकि इसमें रीयूजेबिलिटी होता है हर एक चीज़ का, है ना। लेस सिक्योर होता है आपका प्रोसीजर, क्या होता है, लेस सिक्योर होता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में आपका हाईली सिक्योर होता है। इसमें आपका प्राइवेट, कौन सा डेटा को प्राइवेट रखना है, कौन सा को प्रोटेक्टेड रखना है और कौन सा पब्लिक के लिए जो रखना है, वो सारा चीज़ इसमें मेंशन करके आप इसको हाईली सिक्योर बना सकते हैं कि हाँ भाई, जो डेटा पब्लिक को विजिबल होना चाहिए, जो पब्लिक की ज़रूरत है वो वही रहना चाहिए, लेकिन जो इंटरनल हम लोग को ज़रूरत है वो प्राइवेट रहना चाहिए ना। तो ये सब हाईली सिक्योर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू। इसमें है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ओवरलोडिंग नॉट अलाउड, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग नॉट अलाउड होता है, जबकि इसमें ओवरलोडिंग अलाउ होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, है ना। इसमें लेस मॉड्यूलरिटी, फंक्शन आर इंडिपेंडेंट, है ना। इसमें क्या होता है, लेस मॉड्यूलरिटी होता है ऑब्जेक्ट प्रोसीजरल में, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में उसमें हाई मॉड्यूलरिटी होता है। ऑब्जेक्ट्स कैन बी रीयूज्ड एंड मॉडिफाइड इंडिपेंडेंटली, कभी भी मॉडिफाई किया जा सकता है इंडिपेंडेंटली, रीयूज किया जा सकता है, बार बार उसको यूज कर सकते हैं। आप देखिएगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में, है ना। तो चलिए, इसका एग्जांपल हो गया सी, पास्कल, प्रोटॉन, ये आपका प्रोसीजरल एग्जांपल हुआ, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपका जावा, C++, सी शार्प, पाइथन, ये सब क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें एक होता है क्लास, टर्म आता है क्लास। क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट या प्रोटोटाइप होता है ना। क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। क्लास इज द ब्लूप्रिंट या फिर प्रोटोटाइप इसको बोल सकते हैं। ये कंटेन करता है डेटा एंड मेथड्स को कंटेन करता है कौन, क्लास। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर ऑफ अ क्लास इज प्राइवेट इफ़ नो एक्सेस स्पेसिफाइड इज मेंशनड। अगर कोई एक्सेस स्पेसिफाइड मेंशन नहीं किया गया है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट की तरह बिहेव करेगा, और इसके जो मेथड्स और डेटा हैं वो प्राइवेट हो जाएंगे, वो एक्सेस नहीं कर पाइएगा, है ना। पाइथन में ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इंस्टांस ऑफ क्लास होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का ही एक इंस्टांस होता है। ऑब्जेक्ट के ही थ्रू जो है हम डेटा को देते हैं, या फिर मेथड्स को मॉडिफाई करेंगे, कुछ भी उसमें को भी देना हो डेटा तो इसको क्या करते हैं, इंस्टेंस के ही थ्रू करते हैं। और तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टांस ऑफ क्लास होता है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट में हैव अ क्लास, एक क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकता है। आप क्लास के 1, 2, 4, 5, 10 जितना चाहे आप उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फिर दिस कीवर्ड क्या होता है, दिस कीवर्ड होल्ड करेंट ऑब्जेक्ट, जो करंट ऑब्जेक्ट को जो होल्ड करेगा कौन करेगा, दिस कीवर्ड। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया ना। तो आपका 3 टाइप के होते हैं, कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट, पैरामीटराइज और कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, नो आर्गूमेंट्स और पैरामीटर, कोई आर्गूमेंट और पैरामीटर इसमें नहीं दिया जा सकता, जबकि पैरामीटराइज में आपका आर्गूमेंट या फिर पैरामीटर दिया जाता है। यूज टू ओवरलोड कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करने का काम करता है कौन, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर सॉरी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, यूज टू ओवरलोड कंस्ट्रक्टर। इसमें पैरामीटराइज में इसमें पैरामीटर दिया जाता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर सेम टू सेम कॉपी कर देता है इसका, है ना। चलिए, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर का साइन ये होता है, स्पेशल मेंबर फंक्शन यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के द्वारा जो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसको डिस्ट्रॉय करने का काम डिस्ट्रक्टर का होता है। इफ़ ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, अगर ऑब्जेक्ट गो आउट ऑफ स्कोप और एक्सप्लिसिटली डिलीटेड, देन डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड बाय कंपाइलर।
अगर मान लीजिए ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया है या फिर उसको एक्सप्लिसिटली मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है लेकिन कहीं और से ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिए हैं एक कंस्ट्रक्टर को, तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक डिलीट कर दिया जाएगा किसके थ्रू, कंपाइलर के बाय कंपाइलर। कंपाइलर ऑटोमेटिक उसको डिस्ट्रक्टर के थ्रू डिस्ट्रक्ट कर देगा कंस्ट्रक्टर को, है ना। डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड इन रिवर्स ऑर्डर। डिस्ट्रक्टर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है। चलिए देख लेते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। मेन आपका 3 एक्सेस स्पेसिफायर होता है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। पब्लिक कर सकता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, सेल्फ एंड इनहेरिटेड। ये इसमें इनहेरिटेंस में भी आप जा सकता है ना पब्लिक, आप उसको देखिए पब्लिकली अवेलेबल होता है। प्रोटेक्टेड जो होता है वो आपका सेल्फ को एक्सेस कर सकता है और इनहेरिटेड में एक्सेस हो सकता है। प्राइवेट इनसाइड क्लास फंक्शन अलाउ टू एक्सेस, खाली क्लास के अंदर ही डेटा और मेथड्स ही एक्सेस कर पाएगा क्लास के अंदर वाले, है ना, प्राइवेट जो होते हैं। उसके बाद देखिए इनहेरिटेंस हम देख लेते हैं। अब इनहेरिटेंस इंक्रीज कोड रीयूजेबिलिटी कोड का जो है इनहेरिटेंस के ही थ्रू जो है आपका जो है बढ़ता है। तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए बेस क्लास है, बेस क्लास में आपका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है और इनहेरिटेंस कर रहे हैं पब्लिकली के थ्रू। अगर कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर पब्लिकली थ्रू उसको हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं पब्लिक क्लास को, जो बेस क्लास है, तो पब्लिक का जो पब्लिक वाला डेटा और मेथड होगा वो तो पब्लिक ही रहेगा, लेकिन प्रोटेक्टेड जो होता है वो प्रोटेक्टेड ही रहेगा और प्राइवेट तो नॉट एक्सेसिबल रहता है, वो प्राइवेट ही रहता है, नॉट एक्सेसिबल रहता है ना। आपका देखिए इसमें जो बेस क्लास में है अगर आप उसको पब्लिकली एक्सेस कर रहे हैं तो जो पब्लिक वाला जो डेटा मेथड होगा वो तो पब्लिक ही रहेगा, लेकिन अगर प्रोटेक्टेड जो रहेगा वो प्रोटेक्टेड ही रहेगा और प्राइवेट वाला नॉट एक्सेसिबल रहता है इसके बेस क्लास में। बेस क्लास का जो है उसका इनहेरिटेंस क्लास होता है सब क्लास, उसमें आपका जो है पब्लिक ही रहेगा, प्रोटेक्टेड ही रहेगा, लेकिन प्राइवेट जो मेंबर होगा बेस क्लास का वो एक्सेसिबल नहीं होगा उस अपने जो जिसमें ड्राइव क्लास होगा जो कि आपका जो कि इनहेरिट किया है उसमें एक्सेस नहीं होगा। अगर आप प्रोटेक्टेड के थ्रू उसको इनहेरिट कर रहे हैं, अगर बेस क्लास को प्रोटेक्टेड के थ्रू इनहेरिट कर रहे हैं तो पब्लिक जो रहेगा ना डेटा मेथड वो भी प्रोटेक्टेड हो जाएगा। अब प्रोटेक्टेड जो रहेगा वो तो प्रोटेक्टेड रहेगा ही, प्राइवेट नॉट एक्सेसिबल रहता है, हर एक तीनों कंडीशन में नॉट एक्सेसिबल ही रहता है प्राइवेट डेटा। अगर आप प्राइवेटली एक्सेस कर रहे हैं बेस क्लास को आप ड्राइव क्लास में, तो पब्लिक जो डेटा और मेथड रहेगा वो भी प्राइवेट हो जाएगा, प्रोटेक्टेड रहेगा वो भी प्राइवेट हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट वाला तो नॉट एक्सेसिबल है ही। चलिए ये आप देख लिए हैं। नेक्स्ट है सिंटैक्स क्या होता है। जावा का सिंटैक्स में आपका देखिए तो एक्सटेंड यूज होता है, ये पूछा था, है ना, क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर C++ में देखिएगा तो इस टाइप से होता है ना, कॉलन लगा के पब्लिकली एक्सेस कर रहे हैं तो ये पब्लिकली हो जाएगा, है ना। अब पाइथन में आपका जो है इस टाइप से होता है, देख लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं। हाँ देखिए इसमें एक्सटेंड होता है जावा में एक्सटेंड क्लास को एक्सटेंड करते हैं, इम्प्लीमेंट्स करते हैं इंटरफेस को, है ना, और इंटरफेस टू इंटरफेस एक्सटेंड होता है। चलिए कहता है C++ सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस सो डायमंड प्रॉब्लम अकर। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो है C++ जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, सो डायमंड प्रॉब्लम अकर हो जाता है। इस डायमंड प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करते हैं, तो वर्चुअल कीवर्ड के थ्रू इसको असाइन करते हैं। अरे जैसे देखिए मान लीजिए ये जो है, एक सेकेंड देख लेते हैं। कोई एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, वो इनहेरिट कर रहा है बी भी और ये इनहेरिट कर रहा है सी भी, और इस बी और सी को इनहेरिट कर रहा है डी मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसका ये जो देखिए इसका जो मेथड डेटा होगा सी में गया, इसका मेथड जो डेटा होगा बी में गया। अब इसी के थ्रू जो है ए का डेटा इसमें आ रहा है, ए का ही डेटा इसके बी के थ्रू आ रहा है और ए का ही डेटा सी के थ्रू भी आ रहा है, तो इनडायरेक्टली इसका डेटा इसमें आ रहा है, तो लेकिन दो तरफ से आ रहा है, तो इसमें क्या है सेम डेटा दो बार आ रहा है, तो ये डायमंड प्रॉब्लम अकर हो जाता है। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए वर्चुअल कीवर्ड का यूज किया जाता है, इतना बस याद रखना है। बेस क्लास जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, है ना, इसलिए उसमें डायमंड प्रॉब्लम अकर नहीं होता है। एंड बाय डिफॉल्ट वर्चुअल फंक्शन सो इन जावा टू डिक्लेयर अ नॉन वर्चुअल फंक्शन बाय फाइनल कीवर्ड। ये तो छोड़िए, इसको देख लीजिए, है ना। अब पॉलीमॉर्फिज्म में देख लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप का होता है, एक कंपाइल टाइम एक रन टाइम होता है ना। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अर्ली बाइंडिंग उसको बोलते हैं ना, फास्ट होता है ये।
बाय यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग और बाय यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और बाय यूजिंग टेम्पलेट्स के थ्रू भी हम लोग जो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है अचीव करते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, लेट बाइंडिंग बोलते हैं, स्लो होता है ये, है ना, ये डायनामिक बाइंडिंग इसको बोलते हैं। ये फंक्शन ओवरलोडिंग का काम करता है। बाय यूजिंग इंटरफेस इनहेरिटेंस के थ्रू जो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव किया जाता है। याद रखना है, कंपाइल टाइम को अचीव करने के लिए हमको टेम्पलेट्स यूज होता है, जबकि रन टाइम को अचीव करने के लिए हमको इनहेरिटेंस जो है करना पड़ता है। चलिए टेम्पलेट्स क्या होता है, इन सी प्लस प्लस टेम्पलेट्स इन सी प्लस प्लस बट इन जावा इट्स जेनरिक फंक्शन होता है ना टेम्पलेट्स अलाउ टू क्रिएशन ऑफ generic functions and clause that can work with any data type. Templates keyword is used to define टेम्पलेट्स को डिफाइन करेंगे। टेम्पलेट्स जो है कीवर्ड यूज होता है। फंक्शंस टेम्पलेट्स, क्लास टेम्पलेट्स, दो टाइप के हो सकते हैं। कहता है क्वेश्चन है इसमें, देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अ बेस क्लास पॉइंटर ऑब्जेक्ट कैन point to derived class function but derived class function a pointer object cannot point base class object। जो बेस क्लास होगा ए बी और सी है मान लीजिए, तो बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट और फंक्शन होगा ये सी को तो डिनोट करेगा, लेकिन सी जो है वो बी को डिनोट नहीं करेगा। ठीक है, देख लेते हैं आप, ये हो गया। इन सी प्लस प्लस वर्चुअल कीवर्ड इन बेस क्लास फॉर फंक्शन टू ओवर अलाउ ओवरलोडिंग, है ना, ओवर राइटिंग, सॉरी। इन सी प्लस प्लस वर्चुअल फंक्शन वर्चुअल कीवर्ड इज इन बेस क्लास फॉर फंक्शन अलाउ ओवर राइटिंग। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देख लेते हैं। स्टैटिक अर्ली बाइंडिंग इसको बोलते हैं, इसको डायनामिक और लेट बाइंडिंग बोलते हैं। बाय यूजिंग टेम्पलेट्स, ये टेम्पलेट्स के यूज होता है, ओवरलोडिंग होता है इसमें, जबकि ये जो बाय यूजिंग इनहेरिटेंस और इसमें ओवर राइडिंग होता है, और आपका जो है वर्चुअल फंक्शन के थ्रू होता है। तो इसमें ये फास्टर होता है, ये स्लोअर होता है, ये आपको हम बता ही चुके हैं। चलिए ठीक है, चलिए थोड़ा नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। वर्चुअल फंक्शन वर्चुअल कीवर्ड के थ्रू उसको जो है डिनोट किया जाता है। तो सी प्लस प्लस सपोर्ट्स बट जावा बाय डिफॉल्ट वर्चुअल होता है ना। सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है, लेकिन जावा जो है बाय डिफॉल्ट वर्चुअल होता है। when a base class pointer object pointing to derived class object but still access base class method, then we use virtual keyword to resolve this problem conflict। क्या होता है कि जब आप बेस क्लास पॉइंटर को, अगर ऑब्जेक्ट जो पॉइंटिंग करता है ड्राइव क्लास को, तो वो स्टिल एक्सेस करता है किसका, बेस क्लास मेथड्स, और डेटा को एक्सेस करता है कौन, आपका जो पॉइंटर होता है ना, ऑब्जेक्ट होता है। देन इसको अगर रिजॉल्व करना है कि आपको भाई मान लीजिए कोई बेस क्लास है, कोई ड्राइव क्लास है, इसमें हो रहा है, लेकिन अगर अभी भी आपका ऑब्जेक्ट जो बेसिक क्लास को डिनोट कर रहा है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए वर्चुअल कीवर्ड यूज होता है। ठीक है ना, रिजॉल्व टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। वर्चुअल फंक्शन कैन नॉट स्टैटिक, वर्चुअल फंक्शन कैन नॉट बी स्टैटिक नहीं हो सकता वर्चुअल फंक्शन। अ वर्चुअल फंक्शन कैन बी अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ अनदर क्लास का फ्रेंड फंक्शन हो सकता है ना वर्चुअल फंक्शन। अ क्लास में हैव अ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर बट इट कैन नॉट हैव अ वर्चुअल कंस्ट्रक्टर, नहीं बना सकते हैं ना, उसको नहीं बना सकते हैं वर्चुअल कंस्ट्रक्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। तो इम्प्लीमेंट बाय डिराइव्ड क्लास टू मेक बेस क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मतलब बेस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या यूज होता है, तो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। कैसे डिफाइन करते हैं, तो असाइन बाय जीरो को असाइन कर दिए, फंक्शन असाइन कर दिए जीरो, उसको क्या हो गया, प्योर वर्चुअल फंक्शन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट कंटेनिंग एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल है, जो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा तो एटलीस्ट वन वर्चुअल फंक्शन तो कंटेन करेगा ही, अगर नहीं कंटेन करे तो वर्चुअल जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हुआ ही नहीं, है ना। चलिए देख लेते हैं इंटरफेस क्या होता है। तो commonly used by Java to achieve abstraction and multiple inheritance। ये जावा में यूज होता है अचीव एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए और मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए। सी प्लस प्लस डज नॉट हैव इंटरफेस येट टू अचीव दिस बाय इम्प्लीमेंट्स ऑल मेथड्स डिक्लेयर एज प्योर वर्चुअल फंक्शन के थ्रू हम लोग इंटरफेस को अथी कर सकते हैं। दिस कीवर्ड हम लोग पढ़ चुके पहले, फिर भी देख लेते हैं। This is a pointer that refers to current instance of class, implicitly pass to all non-static members of function of a class, है ना। non-static function जो भी होगा member होगा उसको जो है pass हो जाता है implicitly। recursive member of current object, returning current object not available in a static member function। static तो डिफाइन ही नहीं होता, ये तो जान ही रहे आप। सुपर क्लास क्या होता है, सुपर क्लास उसको बेस क्लास को सुपर क्लास करते हैं, इसको एक्सेस करते हैं। तो सुपर क्लास किसको बोलते हैं, टू एक्सेस ऑब्जेक्ट एंड कंस्ट्रक्टर ऑफ
इंक्लूड पेरेंट क्लास को ही सुपर क्लास बोलते हैं। फाइनल कीवर्ड क्या होता है? फाइनल कीवर्ड प्रिवेंट्स अ क्लास फ्रॉम बीइंग इनहेरिटेड। फाइनल की क्लास जिसको बोल कर देंगे तो वो इनहेरिट नहीं हो सकता है ना। वर्चुअल मेथड फ्रॉम बीइंग ओवर रिडन इन ओवर ड्राइव्ड क्लास है ना। मार्क एज अ क्लास फील्ड एज अ फाइनल टू प्रिवेंट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को प्रिवेंट करने के लिए फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं, फाइनल क्लास को डिफाइन कर देते हैं। मार्क अ वर्चुअल फंक्शन एज फाइनल टू प्रिवेंट ओवरराइडिंग इन ड्राइव्ड क्लास। चलिए इनलाइन फंक्शन क्या होता है? इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस ये कंपाइल टाइम पे होता है ना। इनलाइन फंक्शन क्या होता है? कंपाइल टाइम पे वर्क करता है। इन सी प्लस प्लस एंड inline function is a request to all to the compiler to replace the function call with the function body to reduce function call over head or program used for a small function to improve performance. Compiler may have ignored the inline। देखिए मेन inline function का क्या है? ये inline function आपका फास्ट क्यों होता है? तो जैसे मान लीजिए आपका inline function यहाँ पे है, तो मान लीजिए कोई आपको फंक्शन है वो कहीं किसी को रिफ़र कर रहा होगा है ना, फंक्शन कहीं जाएगा तो क्या करेगा इनलाइन फंक्शन, ये वहाँ ना जा करके यहीं पे जो है उसको रिजॉल्व करेगा, यहीं पे उस वैल्यू को लाएगा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये यहीं पे जो है रिजॉल्व करेगा यहीं पे रह करके। तो इसको क्या बोलते हैं? इनलाइन फंक्शन। ये फास्ट होता है ना। इसमें देखिए देख लेते हैं, इसमें देखिए इनलाइन फंक्शन इनलाइन फंक्शन सेव स्टैक ओवरहेड ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल जब होता है तो ओवरहेड को जो उसको यूज क्या करता है? रिमूव कर देता है इसको है ना, क्योंकि इनलाइन है वहीं पे वर्क करता है ना। इनलाइन फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड विद लूप्स स्टैटिक। हाँ इनलाइन फंक्शन क्या होता है? कहीं लूप्स है, कहीं स्टैटिक वेरिएबल है तो उसमें यूज नहीं होगा। स्विच है, कहीं गो टू है, रिकर्सन है तो वहाँ पे यूज नहीं होता इनलाइन फंक्शन। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है? यूज टू डिफाइन वेरिएबल फंक्शन और क्लास दैट आर एसोसिएटेड विद अ क्लास रेदर देन इंस्टेंस। इंस्टेंस के एसोसिएटेड विद क्लास, क्लास से एसोसिएटेड रेदर देन इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट के बजाय वो क्लास से एसोसिएटेड होता है तो स्टैटिक कीवर्ड डिफाइन करते हैं। डिफाइंड एज यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइज टू जीरो बाय डिफॉल्ट। अगर उसको अगर नहीं इनिशियलाइज करिए तो जीरो बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज करेगा। डिक्लेयर इनसाइड फंक्शन ऑफ कॉल फंक्शन और क्लास है ना। व्हेन डिक्लेयर इन अ फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल रिटेन देयर वैल्यू थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम। देखिए इसको आपको इनिशियलाइज करना ही करना है, ऐसा नहीं कि इनिशियलाइज नहीं करिएगा। इनिशियलाइज कर दीजिएगा तो आपको जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो हमेशा आपको पूरे प्रोग्राम में वही वैल्यू स्टोर करके रखता है स्टैटिक वेरिएबल है ना। देखिए अगर यहाँ पे डिफाइन किए हैं लेकिन उसको आउट करें तो सिर्फ जीरो आउट आ रहा है ना उसको, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जीरो होता है। चलिए स्टैटिक मेमोरी फंक्शन सेम है। कांस्टेंट कीवर्ड कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट वेरिएबल इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं और कांस्टेंट वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं तो उसको वैल्यू को इनिशियलाइज करना कंपलसरी हो जाता है। कांस्टेंट जो भी मान लीजिए वेरिएबल को कांस्टेंट अगर हम कांस्टेंट इंट ए कर दिए, कांस्टेंट इंट ए बराबर 5 तो ये थ्रू आउट प्रोग्राम 5 ही रहेगा, इसको अपडेट भी नहीं कर पाएगा कि मान लीजिए हम यहाँ फिर आकर के एज को 10 कर दें तो ये एरर दे देगा है ना। ये अपडेट नहीं होता, स्टैटिक कांस्टेंट फंक्शन या फिर वेरिएबल जो है अपडेट नहीं होता है, ठीक है। देखिए कैन नॉट बी मॉडिफाइड कैन नॉट बी मॉडिफाइड और कांस्टेंट कीवर्ड इज यूज टू पॉइंटर टू मेक द वैल्यू ऑफ पॉइंटर इटसेल्फ कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट करने के लिए किया जाता है। कांस्टेंट इज इक्वल टू 10 इस टाइप का आपको लिखना ही पड़ेगा। चलिए इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। जैसे देखिए कांस्टेंट इंट एक्स इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है ना और एक्स बराबर 20 अगर उसको अपडेट कर रहे हैं तो एरर दे देगा है ना, एरर देगा। कांस्टेंट पॉइंटर को कर रहे हैं, पॉइंटर अदर पॉइंटर को पॉइंट करेगा तो भी एरर दे देगा। अगर पॉइंटर विद कांस्टेंट डेटा अगर कांस्टेंट डेटा है तभी एरर दे देगा है ना। भाई मान लीजिए एक्स की वैल्यू को स्टोर करके रखा है और ये पॉइंटर में हम 40 वैल्यू स्टोर करा रहे हैं तो ये एरर दे देगा, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं है ना। तो ये सारा चीज़ आपका कांस्टेंट से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा है ना। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? तो डिक्लेयर बाय यूजिंग फ्रेंड कीवर्ड अलाउ वन क्लास टू एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द अनदर क्लास। अनदर क्लास को जो है प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड जो क्लास प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मेंबर होगा या फिर डेटा होगा उसको एक्सेस करता है अदर क्लास में, कौन? फ्रेंड फंक्शन के ही थ्रू एक्सेस हो पाता है। फ्रेंड कीवर्ड इज यूज्ड ओनली इन डिक्लेरेशन नॉट इन फंक्शन डेफिनेशन और कॉल। तो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? फ्रेंड कीवर्ड इज यूज्ड ओनली इन डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में यूज होता है, नॉट इन फंक्शन डेफिनेशन और क्लास। फ्रेंड फंक्शन को एक ही बार वहीं पे
फॉरेन कीवर्ड से ही डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए तो ये आपका ऊप्स हो गया, ठीक है, ऊप्स हो गया। इसमें इनहेरिटेंस और ये सब देख लिए हम लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।